बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान में 70-75 साल के अंदर कौन से ऐसे इंतखाबात हैं जिसके बाद धांधली की सदाएं ना बुलंद हुई हों, जिसके बाद मुखालिफिन ने जीतने वाली जमात के ऊपर वोट चोरी के इल्जामात ना लगाए हों, जिसके बाद एक वावेला ना मचा हो कि पाकिस्तान के अंदर वोट चोरी हो गया, इंतखाबात चोरी हो गए और हकदार को कुर्सी या इख्तदार नहीं मिला। वही सूरत हाल अभी भी हम देखते आ रहे हैं। 2013 के अंदर इंतखाबात हुए तो इमरान खान साहब ने 2014 में धरना कर दिया। 4 हलकों से बात शुरू हुई और मामलात पूरे इंतखाबात के धांधली ज़दा होने तक आ गई। उसके बाद 2018 होता है तो इमरान खान साहब इख्तदार पर बराजमान होते हैं और तमाम इत्तेहादी जो अभी हुकूमत में हैं वो शोर करते हैं कि इमरान खान साहब सिलेक्टेड हैं। उसके बाद गाहे बगाहे मुख्तलिफ ऐसे इंतखाबात जो कि ज़िमनी इंतखाबात हैं वो होते रहे। उन ज़िमनी इंतखाबात के अंदर भी धांधली के इल्ज़ामात लगते रहे। अभी रिसेंटली जो इंतखाबात हुए पंजाब के अंदर बहुत बड़े इंतखाबात थे, 20 नशिस्तों के ऊपर इंतखाबात थे, उनके अंदर भी धांधली की आवाज़ें बुलंद आना शुरू हुई और धांधली के नए नए तरीके भी समझ आना शुरू हुए। इससे पहले डस्का के अंदर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तब भी धांधली की आवाज़ें आई, धांधली होती हुई भी नजर आई। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स तो चाहिए लेकिन तमाम कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन की विल भी चाहिए जो कि हमें जिसका शदीद फुकदान नज़र आता है और धांधली के नए नए तरीके भी ईजाद होने लगे हैं। पाकिस्तानी वैसे तो बड़े क्रिएटिव हैं लेकिन क्रिएटिविटी धांधली के तरीके ईजाद करने की बजाय अगर कहीं और लगाई जाती तो शायद हम तरक्की की राह पर गामजन होते। 17 नवंबर 2021 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इलेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021 पास किया। उसके बाद 16 जून 2021 पे ECP ने इस अमेंडमेंट को क्रिटिसाइज किया जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के हुकूक की बात की गई थी। 26 मई 2022 को इसी तमाम की तमाम जो बिल है इसके अंदर तरमीम कर दी जाती है और NA के अंदर, नेशनल असेंबली के अंदर अमेंडमेंट बिल पास किया जाता है, इलेक्शन अमेंडमेंट बिल 2022, जिसके अंदर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के जरिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के वोट्स को भी साइड पे कर दिया जाता है। 4 जून को प्रेसिडेंट पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी इस हवाले से रिव्यू करने को और रिवाइज करने को बोलते हैं, हुकूमत को कहते हैं कि एक दफ़ा इसके ऊपर नज़रसानी की जाए, ये वाला बिल और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के अंदर जो अमेंडमेंट की। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 जुलाई 2022 को सुप्रीम कोर्ट चली जाती है कि मामला तो गड़बड़ है और इस मामले को वापस रिवर्स किया जाए। तो धांधली क्या होती है और धांधली को ख़त्म करके क्या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, इस हवाले से आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूं। सरवर बारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इलेक्टोरल धांधली वगैरह के ऊपर अच्छा खासा जो है वो स्टडी करते हैं, एक्स सरबरा हैं फाफन के। बहुत शुक्रिया बारी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। कमर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े दो टोक गुफ्तगू करते हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। इसके अलावा अजहर सिद्दीक साहब मौजूद हैं, सीनियर लॉयर हैं, अक्सर औकात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट भी करते हैं। बहुत शुक्रिया अजहर साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया, प्लेजर हैविंग यू एज वेल। लेकिन ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद बारी साहब से स्टार्ट करेंगे कि धांधली के नए नए तरीके सामने आए हैं इस इंतखाबात के अंदर भी, वो कौन से तरीके। आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सरवर बारी साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैं सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगी बिकॉज मुझे याद पड़ता है कि लास्ट टाइम जब हमने शो किया था तो उस टाइम पे आपने कहा था कि 163 तरीके हैं धांधली करने के। और अभी थोड़ी देर पहले प्रोग्राम के बीच में जो ब्रेक थी उसमें हम बात कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, तो उसमें पता चला कि अब आपने और तरीके ढूंढ लिए हैं जो इस्तेमाल होते रहे धांधली के लिए, वो 185 हो गए हैं। जरा रोशनी डालें कौन से नए तरीके हैं बारी साहब। ये है कि धांधली के 163 तरीके हमने डॉक्यूमेंट किए थे, डिग आउट किए थे। अभी जो ज़मीनी इंतखाबात हुए तो उसमें हमने देखा है कि कई नए तरीके भी जो कुछ उम्मीदवार हैं, सियासी जमातें हैं, उन्होंने जो है वो ईजाद किए हैं। देखिए, इलेक्शन का जो ऐलान, इलेक्शन की तारीख तय करना, कौन सी डेट को होना है, कौन से दिन को होना है, कौन चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, कौन सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन लगेगा, कौन किस ओहदे पर होगा, कौन DRO बनेगा, कौन RO बनेगा, ये सारे फैसले अगर हम देखें तो हमें हर फैसले के पीछे कुछ ना कुछ सियासी जो नीति है वो हमें नजर ये है कि जो करता धरता लोग हैं उनका फैसला कौन करता है
और उसके बाद आपने अभी देखा है कि किस तरह मुख्तलिफ जो हल्के थे जहाँ पर ज़मीनी इंतखाबात हो रहे थे, बहुत सारे नए तरीके अख्तियार किए गए हैं। मसलन ये भी किया गया है कि आप पैसे सरेआम नहीं देना चाहते तो पैसे देने का नए तरीके ढूंढे गए हैं। मसलन ये कि आप बिजली के बिल नहीं देने के काबिल, आपके बिजली के बिल इकट्ठे हो गए हैं, तो कैंडिडेट्स ने अपने एजेंट्स भेजे हैं कि जो गरीब लोग हैं उनके बिजली के बिल ले आएं और हम उनको पे कर देंगे। अब इसको, ये बिल्कुल नई चीज़ है जो हमें सामने आई है। दूसरी जो बहुत अहम चीज़ है कि जिन हल्कों में ज़मीनी इंतखाबात हो रहे थे, चाहे वो लाहौर हो, फैसलाबाद हो, मुल्तान हो, मुजफ्फरगढ़ हो, वहाँ पर लोड शेडिंग या ख़त्म कर दी गई या कम कर दी गई। अभी अभी जो इतलात आ रही हैं हमें इन 20 हल्कों से कि तकरीबन इन हल्कों में उतनी ही लोड शेडिंग है अब जितनी शहर के बाकी इलाकों में थी या साथ वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में। ये बिल्कुल एक नया ढंग है कि आपने कैसे करना है। पहले उन्होंने ऐलान किया कि 100 यूनिट तक हम मुफ्त देंगे। जब वो इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर नोटिस लिया तो उन्होंने उसको वापस ले लिया, लेकिन उसका एक पॉलिटिकल डैमेज जो है राइवल्स है उन पर हो चुका था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमें बताया कि सही। सरवर भाई साहब, आपकी ऑडियो के अंदर कुछ इशू है, मैं कोशिश करती हूँ कि इसको कुछ बेहतर किया जा सके। तब तक कमर दिलशाद साहब की तरफ चलते हैं। कमर दिलशाद साहब, अभी ये जो धांधली हो रही है, यकीनन ऐसा भी नहीं होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पता ना चल रहा हो। जब तक चीज़ बहुत सामने नहीं आ जाती खुल के, जैसे डस्का के इंतखाबात के अंदर था, ये जो बहुत सारे छुपे तरीके हैं धांधली के, इसके ऊपर अक्सर औकात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई इक़दामात नहीं उठाता इन धांधली के तरीकों को रद्द करने, ख़त्म करने या कर्ब करने के लिए। वाई सो कमर साहब? खुद कैसे उठाए जी, कभी खुद ये आवाम का भी होता है। जितनी बड़ी अहम कोशिश की है सरवर बारी साहब ने, तो वो सारी रिपोर्ट पेश करें, जिस हम भी अपने तमाम जितने जो हमारे ज़हन पे आता है, पॉइंट आते हैं, कॉलम लिखते हैं, आपके जरिए बातें करते हैं, तो इलेक्शन कमीशन को भिजवा दें। बड़ी खिदमत होगी सरवर बारी साहब की। एक बड़ी अहम बात यह है, ठीक है कि उन्होंने जिक्र किया है कि लोड शेडिंग के दाएं बाएं होने से फर्क पड़ता है। मेरी जाती तौर पर ऐसा फर्क नहीं पड़ता। लोगों को पता होता है ये 2-4 घंटे के बाद फिर लाइट चली जाएगी, तो वो तो वोट कास्ट करते टाइम उनकी तो जहन बन गया है, माइंड सेट हो गया, उसके मुताबिक वो अपना वोट कास्ट करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो प्री पोल रिगिंग की जो कोशिश की वो हमजा शहबाज ने की। बिला वजह, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा था कोई ऐसा डेवलपमेंट का या तरगीब या लालच इस तरह की कोई आपने प्रोग्राम नहीं शुरू करने, तो वो उन्होंने बिजली के बिल माफ करने की जो एक अपना एक बड़ा एजेंडा पेश कर दिया कौम से खिताब करते हुए। दिलशाद साहब, वो तो कह रहे थे कि हम लोगों ने पहले रोशन पंजाब की बात कर ली थी बजट के अंदर। ये बड़ा अहम पॉइंट था जो कि इलेक्शन कमीशन ने उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करनी चाहिए थी, बल्कि मेरे ख्याल में तो उन्होंने हमजा शहबाज को सस्पेंड कर देना चाहिए था। कि तुमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हिदायत को भी मद्देनजर नहीं रखा और हमारे ज़ाब्ता इखलाक को भी आपने जो है गौर खोज नहीं किया, तो आपने ये बिजली का बिल कैसे माफ कर दिया 100 यूनिट वालों को। ये बहुत बड़ी धांधली थी, बहुत बड़ी धांधली थी ये, तो जो कि इलेक्शन कमीशन ने नर्म रवैया अख्तियार किया। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि उसके बाकायदा उसको डिस्क्वालीफाई करते या जुर्माना अदा करते, लेकिन बड़ा मुझे नहीं कुछ किया। ये बात मैं सरवर भाई साहब की बात एग्री करता हूँ। कमर साहब, क्या ऐसा होता है, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू, क्या ऐसा होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी की तरफ नर्म और किसी की तरफ सख्त रवैया रखे? क्या कोई फेवरेटिज्म होती है इदारे में? तो नहीं होता, नहीं, वो तो अपना एक पॉलिसी रिकॉर्ड के मुताबिक देखा जाता है। लेकिन पहली बात मैं आपसे अर्ज करूँ, मैंने बड़े बड़े प्रोग्राम में बताया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आज़ाद खुद मुख्तार इदारा नहीं है। अच्छा। ये लॉलीपॉप है, ये अंदरूनी कागजों में, आईन में, कानून में गुंजाइश ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हमारी अदलिया ने यरंगाल बनाया हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमारी अदलिया का मोहताज है। इधर वो फैसले करता है, 2 घंटे में उस फैसले को कालम करार दे दिया जाता है। तो ये सबसे बड़ी अहम बात है। बड़े बड़े फैसले किए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के 2-3 मिनिस्टरों को उनको नाहाइल करार दिया इलेक्शन लड़ने से। चंद घंटों में ही एक हाई कोर्ट ने उनको रिलीफ देते हुए इलेक्शन कमीशन को सरजनश की कि आप कौन होते हैं इनको नाहाइल कराने वाले। तो भैया, तो अगर आप इतने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के मामले में मुदाखलत करते हैं तो इलेक्शन कमीशन को मुतलका हाई कोर्ट के नीचे करते हैं, उसका इसराइली इदारा बना दे, एक रजिस्ट्रार बना दे कि चाहे भी आप इलेक्शन करवाएं। ये क्या बात हुई कि उन्होंने ऑर्डर जारी किए, अपने बाकायदा इलेक्शन एक्ट के तहत ऑर्डर किए, 3 मुहदरा को उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया, 2 को जुर्माने अदा किए, इमरान खान के खिलाफ जुर्माने अदा किए। नहीं, आप जुर्माने भी नहीं कर सकते, तो फिर क्या खाक कर सकते आप?
इंडिया में किसी जरूरत है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मामले में दाखिल कर दे और जो ऑर्डर पास कर दिया खत्म हो गया, सुप्रीम कोर्ट तक जाए, कोई फैसला, कोई बात नहीं होती। और यहाँ चंद घंटों में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले को कागज करार दे दिया जाता है। तो ये भी सबसे बड़ी बात है, जरूर इस पर भी गौर करें कि हमारे इलेक्शन कमीशन को हमारी अदलिया ने जरबाल बना लिया है, कोई इख्तियार नहीं है। अब इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करनी थी, जनाब आपके पास तो इख्तियार ही नहीं है, आपके पास अदालत ही नहीं है, आप तो कुछ कर ही नहीं सकते। और भाई इंडिया में आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देखें, बड़े इख्तियार हैं, बहुत इख्तियार दिए हुए हैं वहाँ की पार्लियामेंट ने। और इंडिया में देखें, मैं आप बताएं ये क्या इंतखाबी इस्लाहत का फ्रॉड किया हुआ है इंडिया में। 75 साल में बारी साहब को पता है 2 अमेंडमेंट हुई। सही है, पहली अमेंडमेंट हुई कि मेंबर इलेक्शन कमीशन का इजाफा किया गया 91 में, और दूसरी अमेंडमेंट की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की। बस चलिए अभी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे भी बात करते हैं कमर दिलशाद साहब, अभी थोड़ी देर में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे भी बात करेंगे। ना आईन इजाजत दी, ना कानून इजाजत दी, इलेक्शन तो ये रगमराज बनाए हुए हाई कोर्ट ने। चलिए अभी थोड़ी देर में जरा बात करते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर भी, बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले धांधली के तरीके पे भी बात कर लेना। अजहर सिद्दीक साहब को भी मुझे जरा शामिल गुफ्तगू करने दें। अजहर साहब, कंसिडरिंग कि पाकिस्तान के अंदर 2013 के अंदर इंतखाबात हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धांधली का शोर मचाया, 2018 के अंदर इंतखाबात हुए तो इत्तेहादी जो अब इत्तेहादी हैं उन्होंने शोर मचाया धांधली का, डस्का के इंतखाबात हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, धांधली हुई। ये वाले इंतखाब अभी रिसेंटली जो 17 जुलाई को हुए, हमजा शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, धांधली हुई, सामने आई, 40 लाख लोगों को, जिंदा लोगों को, मरे हुए लोगों की फहरिस्त में डाल दिया गया। इस धांधली के अंदर जो कि एक्चुअली ऑन ग्राउंड हो रही है, इस पर बंद कैसे बांधा जाए? बंद ही नहीं बन रहा इसके ऊपर। बहुत शुक्रिया। पहली तो बात है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर इलेक्शन कमीशन ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में बैठ के तय कर दिया, एक जाने वाला एक आने वाला लगाएगा, तो इट शुड बी अपॉइंटेड थ्रू ए इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म। राउत कमीशन का एक बात आई थी, उसके साथ आए, टेस्ट हों, और फिर इनको देखें जहां इनके पैसों के हवाले से कंसोलिडेटेड फंड में डाल दिया है, लेकिन फिर भी सरकारी रिहाइशों में और मामलात में ये कहीं ना कहीं जकड़े होते हैं। दूसरा जो इनका सारा स्टाफ है ना, जितना स्टाफ है, सारे स्टाफ की स्क्रूटनी होनी चाहिए, क्योंकि आधे से ज्यादा काम जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो मैनिपुलेशन, जो गड़बड़ है ना, वो निचले स्टाफ के ऊपर। और मैं तो बड़ी पिटीशन फाइल, अभी आपने 40 लाख वाला जो कहा है ना, इट वाज नेवर एवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि हमने इलेक्शन के प्रोसेस से पहले इलेक्शन कमीशन का किरदार, उनका जो जिस तरह का स्टाइल था, काम करना था, हम अंडर क्वेश्चन लेकर आए। 40 लाख का वोट तो मेरी पिटीशन में आके उन्होंने कहा था जिंदा मुर्दा हो गए, मुर्दा जिंदा हो गए, अपना नंबर 1 से उधर चला गया, उधर से इधर आ गया, और ये कहा गया, और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। मैं जरा डाटा इकट्ठा करके कंटेम्प्ट में आने लगा हूँ, अभी ये वाला बड़ा कंटेम्प्ट है। फिर जो रिटर्निंग ऑफिसर की सिलेक्शन है, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की सिलेक्शन है, वो किस तरह की जाती है? पिक एंड चूज गवर्नमेंट दे देती है, वो ही निकाल के, और कई वो है वो एक दूसरे से मिले हुए हैं, कोई टीचर है, यानी ये आपको कुछ इस तरह का निजाम बनाना पड़ेगा कि पंजाब के ले जाए, केपीके में वहां ले जाए, यानी आपको इस सारों को ये बदलना पड़ेगा। सबसे अब जो इशू मेन है ना अनिका, वो लिखा हुआ यहाँ आइन के आर्टिकल 218(3) में इतनी बड़ी ऑब्लिगेशन है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान टू ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट द इलेक्शन एंड टू मेक सच अरेंजमेंट्स as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly and in accordance with law, and that corrupt practices are guarded against। और एक इतना जबरदस्त सेक्शन इसके अंदर, वो इतना जबरदस्त मौजूद है कि जिसने वैसे ही बांध दिया हुआ है कि जितने एग्जेक्टिव होंगे ना थ्रू आउट पाकिस्तान, जितने भी होंगे वो अपना ना वो कोऑपरेट करेंगे, वो इलेक्शन कमीशन की मदद करेंगे। वैसे ये सुप्रीम कोर्ट को इख्तियारात दिए गए हैं। यहाँ सबसे पहला जो काम है, जितनी वोटर लिस्टें है ना, इन वोटर लिस्टों को बैठ के स्क्रूटनाइज करने की बात है। इलेक्शन कमीशन डरती क्यों है? नादरा एक थर्ड बॉडी बैठकर बना दे और इन सब की रैंडमली आप आए, आपके पास बायोमेट्रिक का सिस्टम इस वक्त अवेलेबल है, आपने जाना है इलेक्शन कमीशन के दफ्तर ही जाना है, वहीं मिलते तक। अजहर साहब जरा वो कमर दिलशाद साहब की बात का भी जवाब दे दें कि बेसिकली ईसीपी को तो ये रगमाल बनाया हुआ है अदलिया ने। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। उसकी बुनियादी वजह मेरी बात समझ लीजिएगा। हमारे यहाँ जो है ना चीफ इलेक्शन कमीशन, मेंबर इलेक्शन कमीशन आते हैं, वो अक्सर आते हैं जजेस रिटायर हुए, तो वो समझते हैं हम आज भी जजेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्शन कमीशन इज नॉट अ कोर्ट, ये एक अदालत नहीं है। ये अदालत अपने आपको समझ बैठी है कि हम अदालत है। आर्टिकल 226
अपना 6 की इंटरप्रिटेशन कर दी कि जनाब हम बाकायदा इंटरप्रिटेशन कर छोड़ी, आप कहाँ से आगे इंटरप्रिटेशन करने के हवाले से। यहाँ जो बात कहने वाली बात है अनिका, पॉजिटिवली सोचना है। अभी एक टारगेट सेट कर लें, और मैं अब लग गया हूँ इसके पीछे। मैं बता दूं आपको, मैं इलेक्शन कमीशन रेगुलेटर के तौर पर मैंने लेके आना, कोई किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं होना चाहिए, कोई कंसर्न नहीं। आज उंगली उठ रही है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है खत्म करना। आपके पास एक टेस्ट केस मौजूद है। ये जो हम लोगों के एतराजात हैं और दर्ज, मैंने तो खुद जाके पोलिंग बूथों में फिरा वहां पर, मैंने मुझे अपना पोलिंग बूथ ढूंढने में मुझे लग गया अपना 1.5 घंटा लग गया। अच्छा। ऐसे लोगों लग गए। यहाँ पर आपको बैठकर अभी एक काम शुरू कर ले कि जो वोटिंग लिस्ट है ना, इसको ठीक करने के हवाले से नादरा साथ है। बायोमेट्रिक एक एप्लीकेशन बनाए, सॉफ्टवेयर आ गया, पूरी दुनिया के अंदर आ गए हुए हैं। ठीक, आप तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ऊपर जाएं। अजहर साहब, ये वाली चीज तो अभी रिजेक्ट कर दी ना, जो अभी अमेंडमेंट हुई है, लेकिन इसके बारे में बात करते हैं। आपने कहा एसीपी हिम्मत क्यों नहीं करता, वो कंवर दिलशाद साहब से इसका जवाब भी लेंगे, लेकिन मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, देन विल टॉक अबाउट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एज वेल। एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि धांधली कैसे होती है, और धांधली तो होती ही होती है, चाहे जो मर्जी हुकूमत हो, चाहे पीटीआई की हो, पीएमएलएन की हो, पीपल्स पार्टी की हो, धांधली चल रही होती है और उसको रोकने वाला, बंद बांधने वाला कोई होता नहीं है अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, अब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किए गए, बहुत दफ़ा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किए गए कि जी हम लोगों को मामलात तब्दील करने हैं। इस बार भी अभी भी यही कहा जा रहा है, इलेक्शन से पहले इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होना नागुज़ीर है। 17 नवंबर 2021 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने इलेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021 सामने लेकर आए। 16 जून 2021 को ईसीपी ने अमेंडमेंट्स को क्रिटिसाइज़ किया, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की थी। 26 मई 2022 को नेशनल असेंबली ने इलेक्शंस का एक और अमेंडमेंट बिल 2022 पास किया, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के जो वोटिंग राइट्स थे उनको ख़त्म किया गया। 4 जून 2022 को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो इसको रिवीजन करने के लिए, इसको और नैब के अमेंडमेंट बिल को रिवीजन करने के लिए वापस भेजते हैं, गवर्नमेंट को कहते हैं रिवाइज करें। और 5 जुलाई 2022 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्स के अगेंस्ट पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में जाती है। अब सरवर भाई साहब, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होना तो इम्पोर्टेंट है, जब तक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं होंगे तब तक हम लोग इस वाले मसले से निकल नहीं पाएंगे। लेकिन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होनी क्या चाहिए? अभी थोड़ी देर पहले अजहर साहब कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के अंदर दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसको निकाल दिया गया है। और उससे पहले कंवर दिलशाद साहब आपसे गुजारिश कर रहे थे कि अगर आपके पास ये सारा का सारा डाटा है तो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये क्यों जमा नहीं करवाते, ये जो 185 तरीके हैं धांधली के, ताकि ईसीपी इसके ऊपर कोई कार्रवाई कर सके। जी, पहली बात तो ये है कि बिल्कुल कंवर दिलशाद साहब ने सही कहा है, हमें जाना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को जमा करवानी चाहिए, लेकिन ये पब्लिक हो चुकी है और हम उनको कल ईमेल भी कर सकते हैं, कोई मीटिंग भी रखी जा सकती है, कोई उसमें रुकावट नहीं है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आपने कामयाबी से कोई लॉबिंग करनी है, एडवोकेसी करनी है, तो पहले उसको आप पब्लिक करें और उसके लिए एक पब्लिक ओपिनियन बिल्डअप करें। और हम समझते हैं कि जब से हमने ये 163 जो तरीके थे इसको उठाया है, तो मजे की बात यह है कि तकरीबन तमाम जो बड़ी जमातें हैं उन्होंने हमसे रब्ता किया है और उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसके ऊपर आगे बात चलनी चाहिए। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि जो रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं, देखिए हमारी जो अशराफिया है, जो हमारी कौमी असम्बली में या सूबाई असम्बलियों में हमारी अशराफिया, सियासी अशराफिया बैठी है, बुनियादी बात ये है कि वो उन्होंने 2017 में एक मुतफिका तौर पर बिल जिसका नाम है इलेक्शंस एक्ट 2017 पास किया और फिर उसी एक्ट में लिखा हुआ है कि ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। उसी एक्ट में लिखा हुआ है कि आई वोटिंग के जरिए बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को ये राइट दिया जाएगा। उसी कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट का 2018 में हुक्म आया था कि वो जो है ये जो मे का लफ्ज है कानून में लिखा हुआ है, इट शुड बी रीड एज शेल। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने टच से मत होने से इनकार कर दिया और उन्होंने पूरी कोशिश जारी रखी कि किसी भी तरीके से जो ये सेक्शन 103 और 94 है जो ईवीएम और उसके बारे में है उसके ऊपर कोई पेशरफ्त ना हो।
हालांकि इलेक्शन कमीशन का जो तीसरा स्ट्रेटेजिक प्लान है 2019-2023, उसमें जो 8वां गोल है उनका, वो यही था कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, यानी कि ईवीएम और उसका इस्तेमाल। अब दूसरी बात ये रहेगी, मैं बिल्कुल मुत्फिक हूँ कि पहली बात तो ये है कि जो बुनियाद है वो ठीक करने की जरूरत है। बुनियाद में खराबी ये है, जैसे कि अजहर साहब ने फरमाया कि जब ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ तो गवर्नमेंट ने और अपोजिशन ने तय किया कि हम मिलकर अपनी पसंद के लोग लगाएंगे और हम किसी और थर्ड पार्टी को अंदर नहीं आने देंगे, अपनी मर्जी के हम लोग लगाएंगे। तो एक तो ये है, ये सिस्टम खत्म होना चाहिए। और दूसरा ये है कि जो भी इलेक्शन कमीशन के लोगों की नॉमिनेशन का प्रोसेस है उसकी पब्लिक स्क्रूटनी होनी चाहिए। सही। जो भी मीटिंग हो उसके मिनट्स तैयार किए जाएं, जिन लोगों के नाम प्रपोज किए जा रहे हैं अपोजिशन की तरफ से या हुकूमती तरफ से, उनके नाम, उनकी जो सीवी है वो पब्लिक हो। जो मीटिंग हो उसके मिनट्स जो हैं वो नेशनल असेंबली की वेबसाइट के ऊपर, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर वो मिनट्स जारी होने चाहिए, ताकि लोगों के अंदर, पब्लिक के अंदर मीडिया के जरिए डिबेट हो सके। ये कोई सीक्रेट प्रोसेस नहीं जारी रखा जा सकता। राइट। सबसे पहली बात तो ये है कि नॉमिनेशन के प्रोसेस को डेमोक्रेटाइज किया जाए, उसको ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। एक इलेक्शन कमीशन का दायरा, जिसकी जिम्मेदारी है 218 आर्टिकल के तहत कि वो आजादाना, मुनसिफाना, ईमानदाराना इलेक्शन करवाए कानून के मुताबिक, उसकी अपनी जो नॉमिनेशन हैं, उनकी अपॉइंटमेंट है, उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो वो इलेक्शन कैसे ट्रांसपेरेंट कराएगा। सही। दूसरी बात ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स, चाहे वो डीआरओ है, आरओ है, या वो प्रिजाइडिंग अफसर है या असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर हैं, अगर वो धांधली में शरीक हो जाएं, जो कि धांधली का काम तो करना होता है उम्मीदवारों ने या जमातों ने, लेकिन अगर वो उसका हिस्सा बन जाए, मसलन अगर यही पता चल जाए कि रात को इलेक्शन से एक दिन पहले रात को प्रिजाइडिंग अफसर साहब जो हैं अपने अमले के साथ किसके घर में ठहरे थे, क्योंकि बहुत सारे दिलशाद साहब को बहुत अच्छी तरह पता है कि आज तक इलेक्शन कमीशन ने ये कोशिश नहीं की कि जो दूर दराज इलाकों में पोलिंग का अमला जाता है उसको एक रात पहले वहां पहुंचना होता है, एक दिन पहले, और वहां जाके अरेंजमेंट करने होते हैं, और वो जाके कहाँ ठहरे। अच्छा, इंटरेस्टिंग पॉइंट बारी साहब। एक मिनट, वो किसी इन्फ्लुएंशियल आदमी के घर में रहते हैं, वो इन्फ्लुएंशियल आदमी किसी न किसी सियासी पार्टी का बहुत अहम करता धरता शख्स है, खानदान है, वो उसके घर में रहते हैं, मुर्गे खाते हैं, मजे लूटते हैं और अगले दिन उनके हक में 50 वोट डाल देते हैं। राइट। बारी साहब, अजहर साहब की तरफ यही सवाल लेकर चलते हैं। अजहर साहब, एक तो आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का जो अमेंडमेंट की थी वो रद्द कर दी गई है। बाहर के बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की वोट्स अब काउंट नहीं होंगे। यहाँ स्पेसिफिकली कहा गया इलेक्शन अमेंडमेंट बिल 2022 के अंदर कि द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फेसेस टेक्निकल डिफिकल्टीज टू एम्बार्क अपॉन कंडक्टिंग इलेक्शंस एज पर अमेंडेड प्रोविजंस इबेड, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की जनरल इलेक्शंस के लिए जो इस्तेमाल है वो नहीं कर सकता। टेक्निकल इश्यूज हैं, टेक्निकल डिफिकल्टीज हैं। क्या टेक्निकल इश्यूज हैं? और 5 साल थे, ये 5 साल टेक्निकल इश्यूज सॉल्व नहीं हो सकते थे? अगर 2017 की अमेंडमेंट पे देखें और 2021 की अमेंडमेंट पे भी देखें तो क्या इसको, मुझे याद है वो फवाद चौधरी साहब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, बड़ा वो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को वकीलों के जो इलेक्शन थे उसके अंदर भी और जो सहाफ़ियों के इंतखाबात थे उसके अंदर भी टेस्ट करने की बात की थी, लेकिन कहीं आरटीएस सिस्टम की तरह बैठ ना जाए ये खदशा अपोजिशन को था उस टाइम की और अब की हुकूमत को। तो ऐसी सूरत हाल में क्या हमारे पास टेक्निकल डिफिकल्टीज को दूर करने का टाइम नहीं था? ईसीपी के पास ये टाइम नहीं था? बहुत टाइम था अनिका, यही तो प्रॉब्लम है कि इलेक्शन कमीशन पे, इसीलिए तो क्वेश्चन है, यानी उन्हें इतना बड़ा दफ्तर है, इतना बड़ा स्टाफ है, अगर ईमानदारी से ये चाहते, मैं तो आपको इतने इंस्टेंस बता दूंगा। मिसाल के तौर पर अगर आप आ जाएं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करने का कहा था 2020 के जो 2021 में जो सेनेट के इलेक्शन हुए, रेफरेंस किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करें आप। और मैंने लिखे, मैंने कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की, यानी मेरा तो कंसर्न सिर्फ इतना है, ये डरता क्यों है? अच्छा, इलेक्शन कमीशन क्यों डरता है? आप क्यों समझ रहे हैं ईसीपी डरता है? आपने पहले भी कहा हिम्मत करे ईसीपी। इलेक्शन कमीशन के अंदर स्टाफ है और पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये लोग हैं, उन्हें से क्या लेना देना?
तो भाई एक दफा जरा के तो देखो, गलतियां होंगी देख लेंगे। यहाँ पिटीशन फाइल की हुई हमने, वो चली जस्टिस शुजात अली खान साहब के पास। इलेक्शन कमीशन का किरदार नजर आया, भागता हुआ नजर आया। इन्होंने कहा पहले पैसों की जरूरत नहीं है, को 2 बिलियन से गालबन 3 बिलियन के करीब था, फाइनेंस डिपार्टमेंट को बुला लिया। इन्होंने कहा कानून साजी में सुकम है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को बुला लिया। ये सारे जब इकट्ठे होकर आगे ना, इन्होंने देखा भागने की जगह कोई नहीं है, फिर जाके इन्होंने तरमीम कर दी, यानी जो हम यहाँ एक्सरसाइज करवा रहे थे उसको नेगेट कर दिया। अब ये जो अमेंडमेंट की है, हम इसको भी चैलेंज कर रहे हैं। और हमारा सवाल सिर्फ है, इलेक्शन कमीशन छोड़ दे हुकूमतों को। इलेक्शन कमीशन अगर पैसा मांगता है, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से पैसे आने, कोई हुकूमत उसे इनकार नहीं कर सकती है। लेकिन आपने अभी तक नजर तो आए ना कि आपने क्या किया, 2-4 टेस्ट करके दिखा दिए, कोई असर नहीं। हमारे पास आ जाए, हम आपको दिखा देते हैं। हाई कोर्ट बार में कोल्ड हमने सिस्टम लगाया हुआ है, पिछले 10 सालों से हम इलेक्शन करवा रहे हैं। हम बायोमेट्रिक से इलेक्शन होता है, हमारा बैलेट बॉक्स निकलता है, बैलेट बॉक्स में अलहदा डालते हैं, उसमें निशान किसको डाला है, सारा कुछ निकल के, और इलेक्ट्रॉनिकली कितने मिनट लगते हैं, 3 मिनट के अंदर रिजल्ट आ जाता है। और लेकिन आरटीएस का सिस्टम बैठ गया था नाज़र साहब, वो एक प्रेसिडेंट हमारे पास है कि टेक्नोलॉजी नहीं चल सकी पाकिस्तान में। आरडीएस में मसला और है। अच्छा। अब आरडीएस को आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से या इंटरनेट वोटिंग में जब आएंगे तो फिर बनेगा। खैर अब तो निकाल ही दिया उन्होंने, अब तो अगले इंतखाबात होंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बगैर, तो फिर क्या, व्हाट नेक्स्ट? ना, हम तो एक पिटीशन चल रही है, हमने इसको अलग चैलेंज कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी चल गया। और ये जितनी जो ये अमेंडमेंट की है ना, इससे फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश की है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को और इंटेंट को, और इसमें ज्यादती बहुत है। भाई आप मिसाल के तौर पर, आप जिमनी इलेक्शन थे, ये 20 जिमनी इलेक्शन में आप कर सकते, चेक कर लेते, फेयर एनफ। अच्छा अजहर सिद्दीक साहब, मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। कंवर दिलशाद साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हिम्मत नहीं कर रहा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डरा हुआ है। ये अजहर साहब ने 2-3 दफ़ा ये बात कही है, एक तो ज़रा इसकी तरफ रोशनी डालें कि क्या ईसीपी वाकई में डरा हुआ है। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का इशू इस अमेंडमेंट के बाद तो एक तरह से ख़त्म हो गया कि जी नहीं हम लोग नहीं कर सकते, अब अदालत जो कहेगी वो ऑब्वियसली उसके बाद फिर मामला अलग होगा। क्यों, ऐसी क्या कबाहत है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की तरफ आने में, ऐसे क्या अज़ाइम है? और सरवर बारी साहब ने एक सवाल रेज़ किया था कि जब जाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ओहदेदारान किसी के घर पर रहेंगे, क्योंकि उनको जगह चाहिए होगी, उससे पहले एक रात की जो तैयारी करनी होगी, तो फिर वो उसी को वोट दिलवाएंगे। इस चीज़ को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, एलिमिनेट किया जा सकता है कि एटलीस्ट ये धांधली के अंदर एक ये किरदार ना हो? नहीं जनाब, अभी मैं सरवर बारी की जो मैंने बातें सुन रही है, अच्छा है, पॉइंट दिया उन्होंने, लेकिन अजहर सिद्दीक साहब के पॉइंट में बड़ा वजन है। वो जो सारे इलेक्शन पटिशनों को देखते हैं, गौर अफरोज करते हैं, तमाम सियासी जमातें जो होती हैं गरीब, वो अजहर सिद्दीक साहब की भी खिदमत हासिल करती हैं। इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह कि बड़े एहतराम के साथ में गुजारिश करूंगा अपने दोस्तों के सामने, ये बड़ा अच्छा सिस्टम था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, इस पर हमने बड़ा काम किया है। ये फेडरल सेक्रेटरी मैंने 2010 तक इसके ऊपर बहुत काम किया, और हमारी ख्वाहिश ये थी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो जानी चाहिए। इस पर इंडिया के चीफ इलेक्शन से भी मुलाकातें रही, मैं इंडियन इलेक्शन कमीशन भी गया, वहां भी सारा सिस्टम देखा। लेकिन इसको इमरान खान साहब को मुझे बड़ा हैरानगी की बात है, मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर ने इसको कंट्रोवर्शियल बना दिया। अच्छा। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बाईपास करते हुए डायरेक्ट ऑर्डर जारी किया अपने साइंस टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री को कि आप फौरी तौर पर नेक्स्ट इलेक्शन के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल करें, और सारा एक रोड मैप भी दे दिया। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पता ही लगा भी क्या कर रहे हैं। जब बात हालात सब बिगड़ते चले गए, सारा मामला आता कि यार इलेक्शन कमीशन ने डिसऑन कर दिया, तो तब जाके जब इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन दी, उनका जी ठीक है हम सिस्टम को तो ले आते हैं, लेकिन उसको स्टेप बाय स्टेप चले। अब सरवर बारी साहब को पता है, मुझे ही पता है, इंडिया ने 24 साल लगाए थे, अजहर सिद्दीक साहब ने भी उनका सारा सिस्टम पड़ा हुआ है। 24-25 साल में जाके पूरे इंडिया में सिस्टम करा, हम ये 1.5-2 साल में कैसे कर सकते थे? उसके लिए ये तरीका काम होता है कि चंद बड़े शहरों में कर ले, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, कराची, पेशावर, यहाँ बड़े बड़े शहरों में आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कर लें, बाकी स्टेप बाय स्टेप चलता रहेगा। लेकिन ये नहीं हो सकता था कि 1 लाख पोलिंग स्टेशन जो है जो बनते हैं उसमें एक रात को ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल हो जाए, वो बड़ा मुमकिन था। जब इंडिया जैसे तरक्की याफ्ता एक टेक्नोलॉजिस्ट थे, वो नहीं कर सके, हमारे यहाँ कैसे हो सकता? ये सिस्टम बड़ा अच्छा था, मैं इसको एग्री करता हूँ, लेकिन बड़ा इसको तरीके से हैंडल नहीं किया। इसका आसान तरीका ये था कि इमरान खान साहब बतौर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान एक रेफरेंस भिजवाते इलेक्शन पाकिस्तान को, इंतखाबात होने, आप हमें वे आउट बताएं कि आइंदा इंतखाबात में
कैसे पाई जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने खुद ही लिख देना था जनाब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए हम करवा देते हैं, लेकिन उसमें जो उन्होंने इतराज़ात किए, उन्होंने कहा भाई इसमें ये खामियां हैं या इसके अंदर ये जरूरत पड़ेगी हमें, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव खामियां थी, कुछ टेक्निकल खामियां थी, कुछ लीगल खामियां थी, उसके लिए दूर करने के लिए सबसे बड़ी आदर्श दी साहब को पता है, मैं अर्ज करूंगा आपसे, इलेक्शन कमीशन ने एक बकायदा एक रेफर भेजा कि जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो सेक्शन 103 में तरमीम आ गई, लेकिन इसके आगे जो साइड इफेक्ट है, काउंटर फाइल है, बैलेट पेपर है, बैलेट पेपर के पीछे बैक पे मोहर लगनी है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की मोहर लगनी है, ये सब चीजें तब्दील करें, आइन में कानून में तब्दील करें। जब सारी चीजें आप तब्दील करेंगे तो फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तरफ भी हम आ जाएंगे। आधा तीतर आधा पटेट तो ना करें, नहीं हो सकता। इन अदर वर्ड्स फजूल का इशू क्रिएट हो गया, ये इशू अवॉइड हो सकता था। बट थैंक यू वेरी मच कमर दिलशाद साहब, अजहर सिद्दीक साहब, सरवर बारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। वाज अ प्लेजर हैविंग यू। नाज़रीन, अल्टीमेटली हम लोगों को आना तो टेक्नोलॉजी की तरफ पड़ेगा, लेकिन किस तरीके से किस स्पेस पर आना है, ये एक कंसेंसस के साथ मामले को आगे लेकर जाना होगा। एंड ये जो धांधली का इशू है, ये जो 185 तरीके हैं, सरवर बारी साहब ने प्रोग्राम में बोला भी कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये दे भी सकते हैं, उनको ईमेल भी कर सकते हैं तरीकाकार। इसके ऊपर कड़ी नज़र रखना होगी, क्योंकि वोट एक अमानत है और इस अमानत का ख्याल रखना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़र्ज़ बनता है। और अगर ये फ़र्ज़ पूरा नहीं हो रहा और हर बार धांधली की आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, तो फिर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, उस गड़बड़ को फिक्स करना पड़ेगा। अनीका निसार को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।